नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17th प्रीलिम्स के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जनसंख्या, डेमोग्राफी बेस्ड इंफॉर्मेशन और उससे संबंधित जो करंट एस्पेक्ट्स है उसको देखने जा रहे हैं। डेमोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें देखा जाए तो प्रीवियस जो एग्जाम का पैटर्न था उसमें आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन, कहाँ जेंडर गैप अधिक है, कहाँ जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक है या कम, इस तरह के फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते रहे हैं। लेकिन लास्ट जो दो एग्जाम हुए हैं और स्पेशली लास्ट 69 का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन का सब्जेक्टिव फॉर्म रहा है। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में फ्रेम किया गया है और उससे क्वेश्चंस पूछा गया। इसलिए अब हमें जनसंख्या को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। तो जनसंख्या के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको दो तीन डेटा को कवर करने की जरूरत है। एक तो सेंसस रिपोर्ट 2011 वाला जो है उसको तो आप कवर कर ही रहे होंगे, जनरली बच्चा उसको कवर करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट NFHS 5। ध्यान रखना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट को हमें बहुत डिटेल्स में कवर करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन होंगे। अभी हम लोग NFHS 5 पे काम करेंगे, क्योंकि 5 का ही डेटा हमारे पास है जो अपडेटेड डेटा है, और NFHS 6 का भी जो एज है, टाइम पीरियड है 2023-24 ही है, लेकिन इसके डेटा इशू नहीं हुए हैं। हो सकता है 1-2 महीने के बाद डेटा जो है अपडेटेड हो और इशू हो, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बेस्ड जो डेमोग्राफिक रिपोर्ट है 5 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के एग्जाम में इसको बेसिकली जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में जो डेवलपमेंट हुए हैं वह क्यों हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, उस और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकार की योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और बहुत सारे जो वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के जो योजनाएं चल रही थी, उसके कारण अगर फर्टिलिटी रेट कम हुआ है या न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा है, या फिर सरकार के जो इकोनॉमिक पॉलिसी या डेवलपमेंट के कारण अगर जो है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट में कमी आई है, तो उससे जोड़ते हुए आपको मेंस के लिए पढ़ना होगा। लेकिन यहां प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फैक्चुअल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यह जो है यह आपके VVI टॉपिक के कैटेगरी में, अगर डेमोग्राफी जनसंख्या आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे VVI सेक्शन के रूप में होगा यह। आइए देखते हैं क्या है यह। सबसे पहले तो इसका इंफॉर्मेशन देखिए, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो है यह 5वां रिपोर्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 रिपोर्ट और पब्लिश्ड हुए हैं, और इसका उद्देश्य ही रहा है जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो टारगेट है, उसको 2030 तक क्या करना, प्राप्त करना। देखिए यहां लिखा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, देश में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सर्वेक्षण है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसे 2030 तक हासिल करने में यह क्या होगा, हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद आप देखेंगे जो 5 रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है, तो पहला रिपोर्ट कब पब्लिश्ड हुआ है, NFHS का प्रथम रिपोर्ट 1992 में आया था, 1992 में आया था। इसमें सबसे नवीन है, जो सबसे न्यूएस्ट है वो क्या है, NFHS 5 है, और NFHS 6 2023-24 रिपोर्ट इशू होने वाला, जो कि हुआ नहीं। यही मैंने बोला था, जो अभी जो टाइम पीरियड है वह 6 का, कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन हमारे पास डेटा 5 का है, इसलिए हम लोग 5 डेटा पे ही काम करेंगे और उसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए देखते हैं और क्या है इस रिपोर्ट में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें और आपको जानने की जरूरत है क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कौन इशू करता है, बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में जानना चाहिए इसको, केवल रिपोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग ही नहीं, कौन इशू करता है, कितने इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिनेंशियल सपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, तो यह भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 सर्वेक्षण में शामिल एजेंसी जो है समाज एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। तो फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने किसको नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई को नोडल एजेंसी इन्वॉल्व किया है। इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एजेंसी इन्वॉल्व इन NFHS 5 सर्वे फॉर दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, यह कहां है, यह मुंबई में है, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नोडल एजेंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड फैमिली वेलफेयर एंड फॉर इट्स हेल्प। और इसकी सहायता के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं, ORC मैक्रो मेरीलैंड, इसको याद रखेंगे आप लोग। दूसरा ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु,
यह यूएसए में है, हवाई द्वीप पे है। तो ये दो इंस्टीट्यूशन इसकी सहायता के लिए है। लेकिन अब फिनेंशियल सपोर्ट कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रहा है? वित्तीय सहायता के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसआईडी, जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूएसए की एजेंसी है, वह इसको फिनेंशियल सपोर्ट देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष यूनिसेफ के द्वारा भी इसको फंडिंग किया जाता है, यह भी याद रखना है। तीसरा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भी इसको दिया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा भी इसको वित्तीय सहायता दी जाती है। तो आपको यह इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर एक एंगल से, किसी भी एंगल से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई, जिसको सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने क्या किया, नोडल एजेंसी बनाया है। अब आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग क्या है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें निकली है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में कुछ चीजें जो है वो मेंस एक्सक्लूसिव है, उसको हम लोग शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए आगे निकल जाएंगे। जैसे फर्टिलिटी रेट पे रिपोर्ट है, टोटल फर्टिलिटी रेट पे क्या रिपोर्ट आया है और इसको कंपेयर किया गया है किससे, प्रीवियस रिपोर्ट से, एनएफएचएस 4 से कंपेयर किया गया है। तो क्या कंपेयर किया गया, अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपेयर है एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। जो एनएफएचएस 4 मींस चौथे रिपोर्ट में 2.2 था, वह घट के कितना हो गया है, 2.0 हो गया है। इंग्लिश, द टोटल फर्टिलिटी रेट एट द नेशनल लेवल हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2.0 बिटवीन एनएफएचएस 4 टू एनएफएचएस 5। तो इंपॉर्टेंट है, जो यह प्रजनन दर क्या हुई है, कम हुई है, किसकी तुलना में, चौथे के तुलना में। अब कहां कहां कम हुई है और क्या कोई ऐसा राज्य है जहां यह नहीं हुआ है, यहां पे 2.0 तक नहीं पहुंचा था? हाँ, 5 ऐसे राज्य हैं, भारत के केवल 5 ऐसे राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर पे 2.0 है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे यह क्या है, अधिक है। वह कितना है, 2.1 है। यह फैक्ट्स भी याद रखेंगे। और ये राज्य कौन है, दीज आर बिहार, दीज स्टेट्स आर बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ध्यान रखना है, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जहां राष्ट्रीय औसत एनएफएचएस 5 के अनुसार 2.0 है प्रजनन दर, वहीं इन राज्यों में 2.1 है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट यहां पे वर्ड है जिसको हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर। यह जो है प्रतिस्थापन स्तर क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल ऐसा होता है, समझिएगा चीजों का ऐसे, अगर किसी 10 जनसंख्या है, 5 मेल है 5 फीमेल है, तो उनका फर्टिलिटी, उनके अगले जनरेशन की जनसंख्या भी 10 ही होनी चाहिए। मींस 10 के स्थान पर 10 ही, 10 के स्थान पे अगर 11 जनसंख्या होती है तो प्रतिस्थापन दर से अधिक है, और 10 के स्थान पे अगर 9 जनसंख्या अगला जनरेशन में आता है तो प्रतिस्थापन स्तर से कम है। यह सामान्य भाषा में आपने समझा। इसका टेक्निकल क्या है, टेक्निकल मीनिंग, प्रतिस्थापन स्तर की समता कुल प्रजनन दर है जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की और संख्या जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाती है। मींस 10 से 10 में प्रतिस्थापित हो गई बिना किसी माइग्रेशन के, इनफ्लो और या आउटफ्लो के। तो यह है प्रतिस्थापन दर। तो इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भी, क्योंकि ध्यान रखना है, इससे भी कभी कभी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। हालांकि इस डेमोग्राफी में टर्मिनोलॉजी का एक स्पेशल वीडियो जो कि करंट अफेयर से अलग होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डेफिसिट क्या होता है, या फिर जो है मातृत्व मृत्यु दर का रिकॉर्ड कैसे होता है, इन्फेंट चाइल्ड डेथ रेट कैसे रिकॉर्ड होता है। ये सारी चीजों के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो होगा जो कि करंट अफेयर से बाहर होगा। तो प्रजनन दर में क्या है स्टेटस देश का, यह समझे। फिर आइए देखते हैं, देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जबकि सिक्किम और अंडमान निकोबार में
सबसे कम है। तो यह फर्टिलिटी रेट का डेटा है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा और बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ही स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर आप इसका नोट्स बनाएंगे। डेटा ऑथेंटिक है, डेटा जो है बहुत सारे सोर्स से मैच करा करके डेटा आपको उपलब्ध कराया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब प्रजनन दर का जो यह नेशनल वाइड डेटा था, अब प्रजनन दर का जो फर्टिलिटी रेट का रीजनल, यह श्रमिक नहीं, रीजनल और रिलीजियस कंडीशन क्या है, धार्मिक स्थिति कैसी है। रीजनल मींस क्या, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में फर्टिलिटी रेट का क्या कंडीशन है, और रिलीजन के लेवल पे फर्टिलिटी रेट का क्या कंडीशन। यह फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहा है। इंटरेस्टिंग एक न्यूज मिलेगा यहां पे, कहा जाता है मुस्लिमों में जो है प्रजनन दर अधिक होती है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट कहता है मुस्लिमों में प्रजनन दर के घटने की दर सब धर्मों से अधिक है। कैसे है आइए देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.5 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चे हो गई। मींस पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 92-93 में प्रजनन दर एक वुमेन्स पे 3.7 बच्चे थे, जो कि घट करके एनएफएचएस 5 के रिपोर्ट में कहता है 1991 से 21 के बीच कितना हो गया है, 2.1 हो गया। मींस प्रतिस्थापन स्तर से 0.1 यहां पे अधिक है। जबकि शहरी क्षेत्र में देखेंगे महिलाओं की कुल प्रजनन दर 1992 2.7 बच्चे हो गई है। मींस 92-93 के 2. शहरी क्षेत्र में क्या हुआ है, यह और कम हुआ है। एक मिनट। Whereas the total fertility rate among women urban areas increased to 2.7 children in 1990 to 1993, तो 2.7 बच्चे हो गए। इस रिपोर्ट के अनुसार ही पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदाय में मुस्लिमों के प्रजनन दर में सबसे तेजी से गिरावट देखी। यही मैंने फैक्ट्स बोला था, जो सबसे अधिक तेजी से गिरावट कहां देखा गया है, यह मुस्लिमों में देखा गया है। और धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पर अगर मुस्लिमों में प्रजनन दर में सबसे अधिक गिरावट है, तो और इसके बारे में काफी पॉलिटिकल यह डिबेट का भी सब्जेक्ट होता है, जो मुस्लिमों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। लेकिन प्रजनन दर में जो यह गिरावट है, यह दिखा रहा है मुस्लिमों में भी विकास का जो विकसित मुस्लिम में भी 2 कैटेगरी है, जो विकसित कैटेगरी है उसमें फर्टिलिटी रेट कम है। जो अभी भी गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे है, उनमें प्रजनन दर क्या है, अधिक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में यह चीजें भी क्या है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, दूसरा रिपोर्ट कहता है जो कम उम्र में शादियां होती थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है। यह भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट। अब इसी को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कम उम्र में शादियों में गिरावट के लिए कौन कौन से सरकार की नीतियां जिम्मेदार रही है, यह मेंस के एक्सप्लेनेशन में जाएगा। लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है। क्या देखी गई है आइए देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई, जो एनएफएचएस 4 में 26.8% थी। ध्यान रखिएगा, जो पहले अंडर एज मैरिज होता था 4 में कहता है 26.8% महिलाओं की शादी अंडर एज में हो गई थी, लेकिन एनएफएचएस 5 कहता है यह संख्या घट के कितना हो गया है, 23.3% हो गया है। लगभग 3.5% का इसमें डाउनफॉल हुआ है, किसमें, अंडर एज महिलाओं के शादी में। तो यह इंपॉर्टेंट है। इससे यह प्रमाणित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, जो महिलाओं के विकास की दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो विभिन्न स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ा है। फिर उसके बाद कम उम्र में विवाह का उच्चतम दर वाला राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, बिहार में इसको लेकर के कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अधिक शादी कहां हो रही है, बिहार और पश्चिम बंगाल में। उसका कारण है गरीबी के कारण और अशिक्षा के कारण भी ये सारी चीजें होती हैं। कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य में जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल और पुदुचेरी और तमिलनाडु है। इस डेटा को भी आप लोग जरूर कवर करेंगे, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द नेशनल एवरेज टू अर्ली मैरिज according to NFHS 5, 23.3% women survey were married before attaining the legal age of 18 years, which is lower than 26.8% reported in NFHS 4. Means NFHS 4 से यह क्या है, कम रिपोर्ट हुआ है। The states with the highest rate of early marriage
और बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है वहां पे हाईएस्ट अर्ली मैरिज है, जबकि द स्टेट विद द लोएस्ट टैक्स अंडर एज मैरिज आर जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला एंड पुदुचेरी और तमिलनाडु है। देखिए जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहां पे विकास का स्तर अधिक अच्छा है वहां पे अर्ली मैरिज क्या है, कम है, और जहां पे यह कम है वहां पे जो गरीब स्टेट है जैसे बिहार है वहां पे अर्ली मैरिज सिस्टम क्या है, अधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आप देखते हैं हम लोग टीन एज प्रेगनेंसी, कम एज में गर्भधारण का रेट भी घटा है, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से और कम होना चाहिए। क्या है यह इसका डेटा, किशोर गर्भधारण की दर 7.9 से घटकर 6.8%, लगभग 1% की कमी इसमें देखी गई है। फिर समग्र गर्भ निरोधक प्रसार जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेसिडेंस रेट होता है, सीपीआर होता है, 54% से बढ़कर 67% हो गई है। मींस गर्भ निरोधक का जो यूज होता है उसका रेट बढ़ा है, वह 54% से कितना हो गया है, 67%। यह दिखा रहा है डेवलपमेंट, विकास। विकास जो है, विकास के साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट और बहुत सारी चीजें। फिर दूसरा रिपोर्ट कहता है संस्थागत जन्म, मींस जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ होते हैं, मींस हॉस्पिटल में जो जन्म होता है, उसमें भारत में इसकी दर 79% से बढ़कर 89% हो गई। जो पहले मात्र 79% लोगों बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता था, मेडिकल इसके कवरेज में होता था, वह बढ़ के कितना हो गया, 89% हो गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग यह जो है यह अभी भी 87% होगा, सॉरी यह डेटा यहाँ पे ये है 87% होगा, जन्म संस्थानों में दिया था, जबकि शहरी क्षेत्र में कितना है, 94% है। ग्रामीण क्षेत्र में यह क्या है, तुलनात्मक रूप से कम है अभी भी, और शहरी क्षेत्र में क्या है, यह अधिक है। ये डेटा 87% है। इसको कमेंट बॉक्स में मैं इसका डेटा अपडेट करके डाल दूंगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है डेटा को लेकर के। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है रिपोर्ट, लिंगानुपात सेक्स रेशियो। यस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। NHFS 5 के अनुसार कहा गया है प्रथम बार 2019-21 में प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं मौजूद थी। मींस पुरुष की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, अधिक थी। टोटल महिला इसमें जो है यह ध्यान रखना है, इसमें इन्फेंट गर्ल्स है, चाइल्ड गर्ल्स है, एडल्ट गर्ल्स है, ओल्ड गर्ल्स है। इसके टोटल नंबर्स जो है वह पुरुष की तुलना में क्या है, अधिक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अभी भी जो है इन्फेंट गर्ल्स जो है, मतलब जो नवजात बच्ची है, उसकी संख्या पुरुष की तुलना में क्या है, कम ही है, जो कि आगे इसमें डिस्कस किया गया है। इसी रिपोर्ट में ही कहा, स्पष्ट कर दिया गया था। इससे कंफ्यूजन में यह नहीं रहना है जो महिलाओं की संख्या, महिलाओं का जेंडर अधिक हो गया, नहीं, महिलाओं की टोटल संख्या अधिक है, जिसमें बच्चा, बालिका और जो है ओल्ड एज पुरुष की तुलना में। लेकिन जो है अभी भी जो जन्म के समय जो बच्चियां होती है उसकी संख्या क्या है, कमी है, जो आगे है। यद्यपि इस आंकड़े में इस तथ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि भारत में अभी भी जन्म के समय, देखिए यही मैंने बोला था, सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB, नैसर्गिक प्रति 1000 बालक पर 952 बालिकाएं ही हैं। और यह इंपॉर्टेंट है, अभी भी हमारा जेंडर इनइक्वलिटी ही है, जो 1000 बच्चे पे 952 गर्ल्स ही है, और जबकि टोटल नंबर्स जो है वह महिलाओं की अधिक है। यह कौन कहता है, NFHS 5 का रिपोर्ट कहता है। डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें कहा है यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र निम्न SRB वाले प्रमुख राज्य हैं। मींस लो सेक्स रेशियो एट बर्थ वाला प्रमुख राज्य है, क्योंकि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, इसमें बिहार भी है, तो यह इंपॉर्टेंट है। यह फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है आप अपना नोट्स का पार्ट भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NFHS 5 में 12-13 माह की आयु की 3/4 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोर देन 3/4 77% of child aged 12 to 13 months are fully vaccinated in NFHS 5 का रिपोर्ट कहता है। वो जो रेनबो रिवॉल्यूशन भारत सरकार का चला है, इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति बहुत सारे सेक्टर में है, एक सेक्टर है टीकाकरण में भी, तो उसका यह प्रभाव पड़ा है। जो 77% से अधिक बच्चों का क्या हुआ, कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है। ये भी ऐसे चीजों को आप मेंस में जोड़ सकते हैं। मेंस का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताएंगे जो मेंस के किस स्कीम से यह जुड़ेगा और क्यों जुड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप वहां पे इसको यूज
कर सकते हैं। फिर दूसरा डेटा क्या कहता है, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38% से घटकर 36% तक मामूली गिरावट, मतलब 2% यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है स्टंटिंग रेट में। जो कुपोषण की समस्या होती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, जो इन्फेंट होता है उसमें जो होती है कुपोषण की समस्या, उसमें 2% की मामूली गिरावट आई है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा डेटा आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस डेटा में एक जगह कंफ्यूजन है, उसको मैं या तो कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा। एक डेटा को लेकर वहां पे मिस प्रिंटिंग है, कंफ्यूजन का मिस प्रिंटिंग है, तो उसको जो है उसका जो है ये नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये NFHS का कंप्लीट डेटा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे बाहर NFHS रिपोर्ट से नहीं होगा और इसको आप तैयार कर लेंगे। डेमोग्राफी में दूसरा सेक्शन होता है सेंसस रिपोर्ट 2011, उसको तो आप जरूर तैयार कर लो, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि ये सब ऐसे सेक्शंस हैं जो जनरली बच्चा इग्नोर करता है और इसका एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट भी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। यह करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। और एक इसके अतिरिक्त एक और जनसंख्या में चीजों को देखने की जरूरत है, वह है जनसंख्या के कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट में क्या, जैसे कुछ डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डेफिसिट, ऐसे चीजों को एक उसको लेकर के एक हमारा अलग से सेपरेट सेशन होगा। तो जनसंख्या में 3 पार्ट होंगे। पहला NFHS का रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा सेंसस रिपोर्ट 2011, उसको आपको तैयार कर लेना है। तीसरा जो है जनसंख्या के कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिकल एस्पेक्ट, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही इस रिपोर्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।